जो डॉर्मेंट फेज होता है लोकलाइज्ड लीजन्स कर सकता है, हम लोगों ने सिंगल्स भी देखे थे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। देखो ये जो डायग्राम्स हैं बड़े ही इंफॉर्मेटिव हैं, राइट। इस तरीके का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेस का, वी कॉल इट सेंट्रीपिटल। और जैसे मान लो किसी के चेहरे पे दाने नहीं है, कोई फीवर लेके आया है, तो उसको थोड़ा एक्सपोज करा के आप लोग एब्डोमेन वगैरह एग्जामिन कर सकते हो। यहाँ पे अगर बात किया जाए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ चिकन पॉक्स, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ चिकन पॉक्स, या हम लोग कहते हैं वेरिसेला। हम लोग सिंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहली बार किसी की बॉडी में वेरिसेला जोस्टर वायरस गया है, राइट, और इनको चिकन पॉक्स डिजीज हुई है। अब यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड एंड इन्फेक्टिविटी पीरियड। IP is incubation period, right, incubation period। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा होता है infectivity period, INP, we call it infectivity period। जैसे मान लो मुझे कोविड हो गया, ठीक है, तो मैं जब तक कोविड मुझे रहेगा तब तक इन्फेक्टिव रहूंगा, या उसके कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक इन्फेक्टिव रहूंगा, राइट। तो इन्फेक्टिविटी पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज के काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, राइट, इंक्यूबेशन पीरियड, तो वायरस वेरिसेला जोस्टर वायरस आज आपकी बॉडी में गया, राइट। सिम्टम कब आएंगे, यही आपका क्या हो जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। और सिम्टम जाहिर सी बात है पहला क्या आएगा, फीवर आएगा, रेस नहीं आएगा सबसे पहला। ये आपका होता है करीब 10 to 14 डेज या 10 to 21 डेज कुछ लोग कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। लिख लेते हैं यहाँ पे 10 डेज से लेके हम लोग कहते हैं 21 डेज तक। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज ऑफ 2 वीक्स, राइट। तो यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 2 वीक्स है। मतलब आज अगर किसी से आप मिलके आए हो तो कितने दिन के बाद आपको एहसास होगा कि आप कुछ उससे लेके आए हो, तो करीब यहाँ पे 2 हफ्ता। अब यहाँ पे इन्फेक्टिविटी पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी को वेरिसेला है, अब आपको पता है रेसेस आ चुके हैं, कितने दिन तक उसको आइसोलेट रखना है, कितने दिन तक उससे नहीं मिलना है। लेकिन अगर आपको वेरिसेला हो रखा है, चिकन पॉक्स हो रखा है, तो मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको दोबारा होगा नहीं। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं इन्फेक्टिविटी पीरियड, राइट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजीज मैनेजमेंट में। तो कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिनमें सेकेंडरी अटैक रेट काफी ज्यादा होते हैं, उन्हीं में से एक आपका ये भी है इन्फेक्टिविटी पीरियड। यहाँ पे हम लोग कहते हैं मान लीजिए इनको आज रैसेस आने स्टार्ट हुए, राइट, रैसेस अपीयर्ड, इसके 2 दिन पहले से 2 days बिफोर, राइट, 2 days बिफोर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। इसीलिए फैलता है क्योंकि इंसान को पता ही नहीं रहता वो फैला रहा है। और कितने दिन बाद तक, लगभग 4 to 5 days लेटर। और इनमें से भी इंपॉर्टेंट है टिल क्रस्टिंग ऑफ वेसाइकल्स। अभी हम लोग देखेंगे क्रस्टिंग ऑफ वेसाइकल्स। यहाँ पे जो रेसेस आते हैं वो वेसिकुलर फॉर्म में होते हैं, ऐसे लगता है पानी के छींटे हैं, थोड़ा सा रेडिश रहते हैं, राइट, हम लोग कहते हैं वेसाइकल्स। तो टोटल ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्फेक्टिविटी पीरियड का कितना हो गया, टोटल ड्यूरेशन आपका हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल ड्यूरेशन या इन्फेक्टिविटी पीरियड हो गया टोटल ऑफ 7 days, राइट, लगभग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर किसी को चिकन पॉक्स आपने आज डायग्नोज किया है, रेसेस आज से आए हैं, तो एटलीस्ट उनको 5 दिन आइसोलेट करो उन लोगों से जिनको चिकन पॉक्स ना हुआ हो या जो लोग अनवैक्सीनेटेड हों। वेरी सिंपल। देयरफॉर इसका क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है, देयरफॉर इफ पर्सन विद चिकन पॉक्स इज diagnosed, isolation must be of at least, अब तो डायग्नोसिस हो गई है, मतलब रेसेस आ गए हैं तभी डायग्नोस की होगी, उसके पहले तो शायद कर नहीं पाओगे। तो आइसोलेशन कितना होना चाहिए, एटलीस्ट ऑफ 5 days, राइट, क्योंकि 7 दिन टोटल है, उनमें से 2 दिन निकल चुके होंगे कम से कम, अगर इससे ज्यादा नहीं तो,
हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे चिकन पॉक्स की, हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स की। उससे पहले हम लोगों ने देखा इन्फेक्टिविटी पीरियड, उसके बाद हम लोगों ने देखा इंक्यूबेशन पीरियड। अब अगर यहाँ पे क्लिनिकल फीचर की बात किया जाए तो पिछले टर्न पे भी हम लोगों ने क्या कहा था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये डिजीज तब हम लोग डायग्नोज करेंगे जब ये दोनों चीजें होंगी, फीवर विद रेस, दैट इज एक्जेंथेमेटस फीवर, एक्जेंथेमेटस फीवर। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो वो चिकन पॉक्स नहीं है, बस। ठीक है, अगर आप किसी को रेसेस ही नहीं है, किसी को वेसाइकल्स ही नहीं है, राइट, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को क्या है, चिकन पॉक्स नहीं है, कोई और डायग्नोसिस है। ठीक है, तो फीवर विद रेसेस की डीडी भी हम लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था वेरी सिक पेशेंट्स मस्ट टेक डबल टेबलेट्स। वहां पे हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट कर लिया था कि पेशेंट को पहले ही दिन जिस दिन फीवर महसूस होगा उसी दिन रेस आ जाएंगे। ठीक है, आइडली ऐसा नहीं होता। इंसान एक दिन डल फील किया, एक दिन हल्का फुल्का फीवर आया, राइट, फिर अगले दिन जाके रियलाइज किया कि नहीं नहीं वाकई फीवर है, ठीक है, और ज्यादा डल हो गया, और ज्यादा लिथार्जिक हो गया, और उसी शाम से करीब उसके 24 घंटे के अंदर ही रेसेस आने लगते हैं। तो इंसान को लगता है कि जिस दिन फीवर आया लगभग उसी 24 घंटे में रेस आ गया, लेकिन आइडियली ऐसा नहीं है। उसके पहले थोड़ा बहुत पेशेंट सुस्त होने लगता है, डल होने लगता है, एपेटाइट जाने लगती है, टायर्डनेस फील होती है, मतलब हम लोग कहते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स, जिसमें फीवर और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं तो इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्लिनिकल फीचर्स। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे शुरू में रेसेस नहीं है तो हम लोग उसी को कहते हैं प्रोड्रोमल फेज, प्रोड्रोमल फेज, राइट। अभी हम लोग नहीं कह सकते कि चिकन पॉक्स है। उसके बाद हमारे पास इरप्टिव फेज है, इरप्टिव फेज। इरप्टिव फेज में दैट इज इरप्शन ऑफ रेसेस या वेसाइकल्स, इरप्शन ऑफ रेसेस या वेसिकल्स। ठीक है, थर्ड आपका क्या होता है, पोस्ट इरप्टिव फेज या रिजॉल्विंग फेज, रिजॉल्विंग। अब आपके जो रेसेस हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, क्रस्टिंग हो रही है और क्रस्ट फॉल हो रहे हैं, रिजॉल्विंग फेज। तो 3 फेजेस हैं। प्रोड्रोमल फेजेस में हम लोग कहते हैं फीवर एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स, राइट, फीवर एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स। अभी रेस नहीं आए हैं। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं सेकेंड, अपीयरेंस ऑफ रेसेस, अपीयरेंस ऑफ रेसेस। और ये जो रेस होते हैं, मान लो 2 दिन तक फीवर आया, फिर आपने रेस नोटिस किया, हो सकता है आज रेस आए, हो सकता है 2 दिन के बाद फिर रेसेस आ जाए। हम लोग कहते हैं फ्रेश क्रॉप्स आते हैं और जाते रहते हैं। अगर किसी पेशेंट ने एसाइक्लोवीर ले लिया तो उसमें डिजीज सीवियरिटी कम हो जाती है। मतलब ये नहीं कि एक भी रेस नहीं निकलेगा, रेसेस कम निकलेंगे, और जो नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं, मतलब आज भी रेसेस निकले, कल फिर फ्रेश रेसेस निकल गए, ये एपिसोड्स आपके कम होंगे। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं फीवर एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स, फिर हम लोग कह रहे हैं अपीयरेंस ऑफ रेसेस, फिर लास्ट में हम लोग कह रहे हैं क्रस्टिंग, राइट, क्रस्टिंग ऑफ रेसेस एंड फॉल ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट या स्कैब्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो आपको कहीं चोट लग जाती है तो वहां पे पहले क्या होता है, रेड होता है, अगर वहां पे ब्लीड हो गया तो ब्लड आ गया, बाद में उसके ऊपर एक स्कैब बन जाता है, क्रस्ट बन जाता है, राइट, एक टाइट सी लेयर आती है। फिर आगे चल के ये लेयर क्या होती है, ये लेयर आपकी वहां से हट जाती है, गिर जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोड्रोमल फेज है, जो किसी भी वायरल इलनेस जैसे फीवर, बॉडी एक, लैक ऑफ एपेटाइट, देन आपके रैसेज अपीयर होने लगते हैं, देन वी हैव रिजॉल्विंग फेज, या इसी को हम लोग कह देते हैं पोस्ट इरप्टिव फेज। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किस एज ग्रुप में ये डिजीज बहुत कॉमन है, राइट, कॉमन एज ग्रुप या कॉमनेस्ट एज ग्रुप हो तो किसी को भी सकती है, इट इज 5 to 10 years, मतलब ये बच्चों की डिजीज है, राइट।
प्राइमरीली, और एक बार हो गई तो एडल्टहुड में होगा भी नहीं, तो बचपन में हो गया तो एडल्ट्स में नहीं होगा, अदरवाइज एडल्टहुड में भी होगा। अब यहाँ पे जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, दिस डिजीज मे बी मोर सीवियर इन, इसमें एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, आप लोगों ने बताया था, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। दूसरा यहाँ पे क्या है, प्रेग्नेंट फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स, जाहिर बात है प्रेग्नेंट फीमेल ही होगी। तीसरा नियोनेट्स, राइट, न्यूबॉर्न्स। और यहाँ पे एक चीज और है, अगर मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, पेट में अगर बेबी है, तो बेबी के लिए ये टेरेटोजेनिक भी हो सकता है, मतलब हो सकता है एबॉर्शन वगैरह हो जाए, या अगर बच्चा पैदा भी हो तो कुछ न कुछ कंजेनाइटल एनोमली लेके बाहर आया हो, राइट, जैसे हो सकता है डेफ हो सकता है स्किन प्रॉब्लम हो सकता है छोटे हाथ पैर हो गए हो सकता है सिर छोटा हो, हम लोग कहते हैं माइक्रोकिफेली, राइट, कलेक्टिवली वी कॉल इट कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम। तो आगे चल के हम लोग प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स होगा तो क्या सीवियरिटी होगा, उसका बच्चे पे क्या असर होगा, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज, अभी तक रैसेस नहीं आए हैं, वी ऑल्सो कॉल इट प्री इरप्टिव फेज, अभी रैसेस इरप्ट नहीं हुए हैं, प्री इरप्टिव फेज, ठीक है। तो प्रोड्रोमल फेज में हम लोग क्या कहते हैं, फीवर होगा और एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे। फीवर अक्सर यहाँ पे क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर, मोस्टली इट इज हाई ग्रेड एंड कंटिन्यूअस इन नेचर, राइट, मतलब बुखार बराबर बना रहेगा, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट का क्या किया जाए, कोल्ड स्पंजिंग किया जाए या पेशेंट को पैरासीटामोल दिया जाए। और एसोसिएटेड सिम्टम्स, राइट, एसोसिएटेड सिम्टम्स विद फीवर, फीवर के एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, जैसे जनरलाइज्ड बॉडी एक, जनरलाइज्ड बॉडी एक, कुछ लोगों में हो सकता है जनरलाइज्ड बॉडी एक ना हो, हेडेक हो, हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड बॉडी एक हो गया। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें मलेज, राइट, मतलब पेशेंट टायर्डनेस फील करेगा, डल फील करेगा, हम लोग कह देते हैं लिथार्जिक, लिथार्जिक, हो सकता है नौजिया हो या वॉमिटिंग। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं पेशेंट को भूख वगैरह ना लगे, लैक ऑफ एपेटाइट। तो हम लोग कहते हैं रैश आने से करीब 24 से 48 घंटे तक क्या होता है, कुछ प्रोड्रोमल सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को लगता है कि शायद वो ठीक नहीं है। सबसे पहले उसको थोड़ी थकान, बॉडी एक महसूस होती है, फिर फीवर, फिर इसी के 24 घंटे के अंदर रैसेज आ जाते हैं। तो हम लोग वही कहते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जिस दिन फीवर आप नोटिस करते हो उसी दिन रैसेज भी मिलने लगते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह देते हैं ये जो प्रोड्रोमल फेज है ये लगभग 1 से 2 दिन का हो सकता है, राइट, इट लास्ट फॉर 1 to 2 days। यहाँ पे अभी तक हम लोग चिकन पॉक्स की डायग्नोसिस नहीं बना सकते अनलेस एंड अनटिल हमें पता हो कि ये पेशेंट किसी से मिल के आया है या घर में किसी और को चिकन पॉक्स हो रखा हो। तो सबसे पहले प्रोड्रोमल सिम्टम्स जैसे किसी भी नॉर्मल वायरल इलनेस में मिलते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड फेज आ गया इरप्टिव फेज, जिसके बेसिस पे ही आप डायग्नोसिस बनाओगे। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वेरिसेला की डायग्नोसिस केवल क्लिनिकल होती है। अगर आप ये कहो कि किसी को वेरिसेला है कि नहीं, उसकी कोई जांच करा के देखते हैं, राइट, तो डॉक्टरी छोड़ दो, अगर वेरिसेला चिकन पॉक्स के लिए भी आपको किसी जांच की जरूरत पड़े, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो डायग्नोसिस इज टोटल क्लिनिकल, आपको रैसेस कहाँ ज्यादा होते हैं, राइट, और क्या कहते हैं कितने दिन में ये रैसेस फॉल ऑफ हो जाने चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सेकेंड फेज इज इरप्टिव फेज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, इरप्टिव फेज, सेकेंड इरप्टिव फेज। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इरप्शन ऑफ रैसेस, राइट, और हो सकता है आज रैसेस आए, हो सकता है कल और सारे रैसेस आ जाएं। तो हम लोग कहते हैं इनिशियली ये जो आपके रैसेस होते हैं पहले धब्बे जैसे दिखते हैं, राइट, हम लोग कहते हैं मैक्यूल्स, फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनमें ऐसे लगता है कि कुछ फ्लूइड भर गया है।
तो हम लोग इन्हीं को कह देते हैं पैप्यूल्स, राइट, जैसे दाने पड़ गए हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इनिशियली एज मैक्यूल्स, राइट। मैक्यूल्स का मतलब जैसे मान लो ये किसी को हो गया इस तरीके से, उसको रेड या ब्लैक स्पॉट पड़ गया, राइट। हम लोग कहते हैं कैन बी सीन बट नॉट फेल्ट, अगर आप टच करोगे तो नहीं फील कर पाओगे, राइट। देख के आप बता सकते हो, जैसे मान लो किसी के बॉडी पे एक धब्बा पड़ गया है, तो इनिशियली ये किस फॉर्म में होते हैं, मैकुलर फॉर्म में होते हैं, मैक्यूल्स। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैक्यूल्स चेंज हो जाते हैं वेसाइकल फॉर्म में, राइट। वेसाइकल का मतलब है यहाँ पे इस तरीके से आपको लग रहा है कि कोई छोटा सा कलेक्शन हो गया है स्किन के नीचे, राइट, ये आपका वेसाइकल हो गया है। तो जो रैसेस सबसे ठीक से पहचान में आते हैं वो वेसाइकल्स पहचान में आते हैं, राइट। और ये आपके कैसे होते हैं, स्लाइटली रेडिश, मोर कंसंट्रेटेड कहाँ पे, ओवर central parts of body that is abdomen and back, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे एब्डोमेन पे और बैक पे ढेर सारे रैसेस मिलते हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम्स देखे थे, कुछ और ले लेते हैं, 4 रैसेस कहीं भी सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रैसेस होते हैं वो बैक पे होते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको रैसेस कैसे दिख रहे हैं, केवल धब्बे जैसे दिख रहे हैं। मार्क करने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये वाला रैस है, ये ठीक है, अगर आप लोग अप्रिसिएट कर पा रहे हो, ये केवल दिख रहा है, फील नहीं होगा, हम लोग कह देते हैं ये मैक्यूल है। बाद में आपका क्या हो जाता है, ऐसे लगता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो गया है, तो हम लोग इसी को कह देते हैं वेसाइकल है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ऐसे लगता है पस कलेक्ट हो गया है, तो हम लोग उसी को पस्च्यूल कह देते हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं वेसाइकल्स, मैक्यूल्स और पैप्यूल्स। तो यहाँ पे पहले मैक्यूलर फॉर्म में हुआ, और जाहिर सी बात है हर एक रेस आपको थोड़ा बहुत रेडिश दिख रहा है। तो अगर किसी पेशेंट को आप एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ आपके मैक्यूल के फॉर्म में पड़े हैं, कुछ आपके वेसाइकल के फॉर्म में चले गए हैं, मतलब कुछ अभी निकल रहे हैं, अभी हल्के से रेड हैं, कुछ आपके वेसिकुलर स्टेज तक पहुंच गए हैं। आगे चल के देखो, आगे चल के इन्हीं की क्रस्टिंग होती है, ऊपर एक ब्लैक सी स्ट्रॉन्ग सी लेयर आ जाती है, क्रस्टिंग। जब क्रस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, 4 से 5 दिन लगते हैं, तब क्या होता है, पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इनिशियली वी हैव मैक्यूल्स, ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम वेसाइकल्स, राइट, मतलब आपके पास कोई ऐसा कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो गया वहां पे। फिर उसके बाद हम लोग कह देते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, क्रस्टिंग होती है इनकी, राइट, और ये फॉल ऑफ कर जाते हैं। जब सारे रेसेस की, सारे मैक्यूल्स की, सारे वेसाइकल्स की क्रस्टिंग हो जाती है, तो पेशेंट आपका क्या हो जाता है, नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे नाउ पेशेंट बिकम्स नॉन इन्फेक्टिव। तो यहाँ से आपको 5 दिन लगता है करीब मैक्यूलर स्टेज से क्रस्टिंग होने तक। तो हम लोग कहते हैं नाउ पेशेंट बिकम्स नॉन इन्फेक्टिव, ठीक है। अब पेशेंट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नॉन इन्फेक्टिव हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं पेशेंट को यहाँ पे मैक्यूल्स आना शुरू हुए, मैक्यूल्स, इसके 2 दिन पहले से पेशेंट क्या हो गया, इन्फेक्टिव हो गया। फिर ये मैक्यूल्स आपके वेसाइकल्स में चेंज हुए, फाइनली इनकी हो गई क्रस्टिंग, राइट। तो यहाँ तक का पीरियड ये आपका 5 डेज और हो गया। तो टोटल यही इन्फेक्टिविटी पीरियड की हम लोग बात करते थे, टोटल ऑफ 7 डेज, राइट। और पेशेंट को जब आइसोलेट करेंगे तो ये वाला फेज इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस दिन आपने डायग्नोसिस बनाई है उसके 5 दिन बाद तक पेशेंट आपका आइसोलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो चिकन पॉक्स में रैसेस पहचानोगे कैसे, चिकन पॉक्स में रैसेस आपके डिफरेंट स्टेजेस में होंगे, इन डिफरेंट स्टेजेस,
डिफरेंट स्टेजेस में क्यों होंगे? क्योंकि कोई रेस आज निकलेगा, कोई कल निकलेगा, कोई परसों निकलेगा, राइट। हम लोग कहेंगे यहाँ पे आपको मैक्यूल्स भी दिखेंगे, यहाँ पे आपको वेसाइकल्स भी दिखेंगे और क्रस्टेड फॉर्म में भी दिखेंगे, दैट इज वेसाइकल्स, मैक्यूल्स एंड इवन क्रस्टेड फॉर्म्स। तो डिफरेंट फॉर्म्स में या डिफरेंट स्टेजेस में आपको रेसेस मिलेंगे। और दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पे? सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस। तीसरी चीज क्या होगी यहाँ पे? हिस्ट्री मिलेगी कि फीवर आज आया, उसके करीब 24 घंटे के अंदर या उसके आसपास रेसेस मिलने लगे। मान लो मैं कह दूं कि मुझे 10 दिन से फीवर है और फिर उसके बाद रेसेस आने लगे, तो शायद ये चिकन पॉक्स आप ना कहो इसको, ठीक है, क्योंकि चिकन पॉक्स में जो रेसेस होते हैं बहुत अर्ली स्टेजेस में आ जाते हैं, राइट। मतलब इवन हम लोग कहते हैं एट द फर्स्ट डे फ्रॉम ऑनसेट ऑफ फीवर। ये बात सही भी है, थोड़ी सी हो सकता है 48 घंटे बाद भी आए, क्योंकि कुछ ज्यादातर लोगों में जो फीवर होता है वो इनिशियली नहीं आता है, पहले टायर्डनेस, हेडेक, बॉडी एक, लिथार्जीनेस रहता है, फिर फीवर आने लगता है प्रोड्रोमल फेज में। जब फीवर आता है तो उसके 24 घंटे के आसपास बुखार सॉरी रैसेस आ जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट डे रैसेस हैं चिकन पॉक्स में। तो ये रहा चिकन पॉक्स का इरप्टिव फेज। इरप्टिव फेज आपका कितने दिन चल सकता है? 4 से 5 दिन चल सकता है, राइट। इरप्टिव फेज लास्ट फॉर 4 to 5 days। राइट, दिस इज फॉर 4 to 5 days। प्रोड्रोमल हो गया, इरप्टिव फेज 4 to 5 days, ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है 4 to 5 days। अब यहाँ पे पोस्ट इरप्टिव फेज होगा या रिजॉल्विंग फेज होगा? तो जो आपके रेसेस आए हैं उनके ऊपर क्रस्टिंग होगी और वो स्कैब्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये स्कैब्स की जो ऊपर वाली लेयर होगी ये फॉल हो जाती है धीरे धीरे। तो हम लोग कहते हैं अगर रेस में स्कैब्स बन गए हैं तो 4 से 10 दिन अभी और लगेगा, राइट, इनको फॉल होने में। और हो सकता है परमानेंट यहाँ पे क्या बन जाए? हो सकता है परमानेंट दाग धब्बे भी बन जाए। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं लास्ट स्टेज होती है आपकी रिजॉल्विंग स्टेज या पोस्ट इरप्टिव स्टेज, थर्ड, रिजॉल्विंग या पोस्ट इरप्टिव स्टेज, राइट। यहाँ पे अक्सर पेशेंट क्या होता है? नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। हम लोग कहते हैं जो वेसिकल्स होते हैं उनकी क्रस्टिंग होने लगती है, ब्लैक होने लगते हैं, राइट, मोटी सी पपड़ी बन जाती है, हम लोग कहते हैं स्कैब्स, और फिर ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में 4 से 10 दिन लग सकता है, राइट, 4 to 10 days। और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जब कंप्लीट क्रस्टिंग हो गई, मतलब सारे रेसेस की जो लेटेस्ट स्टेज है, जो बाद में भी रेस निकला था वो भी अब क्या हो गया है? उस पे भी क्रस्ट बन गई है, वो भी हार्डन हो गया है, ठीक है। तब जाके पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। अब अगर ये पूछा जाए कितने दिन तक दाग रह सकते हैं, करीब 2 हफ्ते तक यहाँ पे, जो यहाँ पे रेसेस से स्कैब्स फॉल ऑफ हुए हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपके हाइपोपिगमेंटेशन कर जाते हैं, तो करीब 2 हफ्ते लगते हैं इसको वापस अपने नॉर्मल पिगमेंटेड स्टेज में आने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास 3 फेजेस थे, राइट, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले फीवर बॉडी एक हुआ, फिर उसके बाद रैसेस आए आपके, फिर उसके बाद रैसेस आपके क्या होने लगे? क्रस्टिंग होने लगे, रैसेस आपके धीरे धीरे फेड ऑफ हो गए। यहाँ पे जब फीवर आ रहा है, पहले दूसरे दिन जब रैसेस नहीं है तो फीवर हल्का होता है, जब रैस आ जाता है, जब वेसिकल्स निकल जाते हैं तो फीवर और तेज आने लगता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेते हैं। फीवर increases with appearance of races, राइट। मान लो पहले 102 डिग्री फीवर था, जब रेस निकलने लगे तो फीवर और ज्यादा इंक्रीज हो गया, और इसी के साथ बॉडी एक वगैरह भी और ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है डायग्नोसिस हमारी चिकन पॉक्स की क्या होगी? क्लिनिकल होगी, राइट। एक और नोट लिखते हैं, नोट, डायग्नोसिस ऑफ चिकन पॉक्स is clinical,
यूजुअली नो इन्वेस्टिगेशंस आर नीडेड, राइट। आप लोगों ने भी कभी कोई जांच नहीं कराई होगी, राइट। घर के लोग पहचान लेते हैं, राइट। नॉन मेडिको लोग भी पहचान लेते हैं कि ये चिकन पॉक्स है कि नहीं। नो इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, राइट। अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, जब भी किसी को चिकन पॉक्स होता है, राइट, या इनफैक्ट कोई भी इलनेस किसी को हो, तो ऐसे केसेस में बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आज किसी को चिकन पॉक्स हुआ, हो सकता है अगर एज कम है, बच्चे की बात करें, तो हो सकता है 15-20 दिन के बाद उसको निमोनिया हो जाए, हो सकता है कान बहने लगे, ओटाइटिस मीडिया हो जाए, राइट। तो थोड़े दिन तक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, राइट। जैसे मान लो किसी को कोविड हो गया, तो उसकी भी इम्यूनिटी काफी दिन तक क्या रहती है, कम रहती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी। चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी, थोड़ा सा आउटलाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज है, चिकन पॉक्स इज मोर सीवियर इन प्रेगनेंसी, राइट, एंड ऑल्सो इन न्यूबॉर्न्स। इसका मतलब हमें इन चिकन पॉक्स अगर प्रेगनेंसी में हो रहा है किसी को, या कोई बच्चा पैदा हुआ उसको चिकन पॉक्स हो गया, चाहे मदर से हो गया चाहे सोसाइटी से हो गया, तो हमें उसमें जो ट्रीटमेंट है क्या करना पड़ेगा, काफी एग्रेसिव ट्रीटमेंट लेके चलना पड़ेगा, राइट। हमें इंट्रावीनस ड्रग देना पड़ेगा, ये सब तो ठीक है। यहाँ पे अगर बात किया जाए प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के समय किसी को चिकन पॉक्स अगर हो गया, मान लीजिए ये प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, इनको अगर चिकन पॉक्स हो गया, राइट, अक्सर अगर हम लोग कहें ड्यूरिंग फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अर्ली टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, हम लोग कहते हैं यहाँ पे एक फीटस भी है, फीटस, प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो अगर इनको चिकन पॉक्स हुआ, तो ये बच्चे को चिकन पॉक्स पेट के अंदर नहीं होगा, लेकिन बच्चे में ये क्या करेगा, कुछ न कुछ टेरेटोजेनिसिटी करेगा। टेरेटोजेनिसिटी का मतलब फीटस को हार्म करेगा। टेरेटोजेनिसिटी मतलब इट इज टॉक्सिक टू फीटस, मतलब ये वायरस फीटस तक पहुंचेगा और फीटस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज टॉक्सिक टू द फीटस। तो यहाँ पे इसी वजह से, अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पेट के अंदर बच्चा है उसको चिकन पॉक्स हो जाएगा, उसको नहीं होगा, वो नियोनेट नहीं है, वो अभी एम्ब्रियो या फीटस है, अभी वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में है। तो ये अगर टेरेटोजेनिसिटी करेगा, मतलब इट कैन लीड टू fetal death, right, leading to abortion, and number of congenital abnormalities, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग देखेंगे, राइट। तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, राइट। जो ढेर सारी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज आई हैं, एग्जाम्पल हो सकता है लिम्ब डिफेक्ट्स हो, राइट, हाथ पैर ठीक से ना बने हो, सिर छोटा हो, माइक्रोकिफेली, हो सकता है बच्चा डेफ हो, डेफनेस, राइट, कलेक्टिवली नोन एज कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। तो नेक्स्ट टर्न पे ये सारी चीजें हम लोग, सॉरी रूबेला नहीं, वेरिसेला सिंड्रोम, collectively known as congenital varicella syndrome, right, CVS. Next